मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे मार्केटिंग के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर में दो वर्ड यूज किए गए हैं, कंज्यूमर एंड बिहेवियर। कंज्यूमर मीन who कंज्यूम द गुड्स एंड बिहेवियर यानी कि रिएक्ट, एक प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुली, एक ऐसी प्रोसेस जो कि क्या है, रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुली। किसी स्टिमुली को देखकर किसी चीज से आप जब मोटिवेट होते हैं उसके प्रति आपकी क्या रिएक्शन होता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या हो गया? इज अ स्टडी, एक ऐसी स्टडी करना एक इंडिविजुअल की, एक कस्टमर की, एक ग्रुप ऑफ कस्टमर की, पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो किस तरह किसी चीज को सिलेक्ट करता है और उसकी बाइंग पावर क्या है, वो किस तरह वो उसको यूज करता है और किस तरह अपनी नीड को पूरा करता है और किस तरह वो सेटिस्फाई होता है। तो उसी से हमें उसके बिहेवियर का पता चलता है, उसे हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। आज इसमें हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर के डिटरमिनेंट की, क्योंकि कंज्यूमर क्या है? एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग का जो नेचर होता है, जो उसका व्यवहार होता है, वो कभी भी स्टैटिक नहीं होता, वो चेंजेबल होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है। जैसे ही कोई परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, जैसे ही कोई कंडीशन सर्कमस्टांसिस चेंज होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। तो इसीलिए कुछ फैक्टर्स हैं जो उसके बिहेवियर पे इफेक्ट डालते हैं। वही फैक्टर की बात हम यहाँ आज इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। फर्स्ट आपका दे रखा है कंज्यूमर बिहेवियर पर इफेक्ट डालने वाले इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सम पर्सनल फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है इकोनॉमिक डिटरमिनेंट, यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जिसमें आता है पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्क्रिशनरी इनकम। इसको वन बाय वन एक एक लाइन में मैं यहाँ पे डिफाइन करती जाऊंगी। फर्स्ट है आपका पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम हैज द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बाइंग बिहेवियर ऑफ एनी पर्सन। इंसान की पर्सनल इनकम कितनी है, जितनी पॉकेट में पैसे होंगे, हमारा जो नज़र है, हमारी जो बाइंग पावर है, उसी के अकॉर्डिंग ही होगी। यदि हमारी पॉकेट के अंदर 100 रुपीज़ है, तो हमारी जो नज़र है 100 रुपीज़ के आसपास के प्रोडक्ट पर ही पड़ेगी। तो इट मीन्स बाइंग पावर, उसकी कंज्यूमर के बिहेवियर की जो बाइंग पावर है, उसका जो लिंक किसके साथ है? उसकी पर्सनल इनकम के साथ ही है। यदि पर्सनल इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी बाइंग पावर भी बढ़ जाती है, और कम होती है तो कम हो जाती है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम होती है ऐसी इनकम जो कि आफ्टर पेइंग टैक्स, सरकार के टैक्स और कोई भी आपके कोई डेब्ट है, उनको पे करने के बाद जो बचती है वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। इसके बाद आता है आपका डिस्क्रिशनरी इनकम। डिस्क्रिशनरी इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम जो क्या है, अवेलेबल आफ्टर मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द लिविंग, यानी कि वो अपनी बेसिक नीड आपको पता ही है, जो उसको नेसेसरी फूड, क्लॉथ और शेल्टर, ये पूरी करने के बाद भी उसके पास कुछ पैसे बच जाते हैं, तो वो एक डिस्क्रिशनरी इनकम कहलाती है। देन है फैमिली इनकम। अब आपकी फैमिली के अंदर मान लेते हैं 3 मेंबर हैं, तो तीनों ही अर्निंग कर रहे हैं, तो क्या है, तीनों की इनकम जुड़ के कौन सी इनकम बन जाएगी? फैमिली इनकम। यदि फैमिली में अर्निंग वाला एक ही पर्सन है, तो नेचुरल है कि फैमिली इनकम कम है, खाने वाले ज़्यादा हैं, कंज्यूम करने वाले ज़्यादा हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, उसकी बाइंग पावर पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इनकम एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में आने वाली इनकम। मान लेते हैं कि आपने कोई इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा रखा है, अभी आफ्टर 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो आपको ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि अगले महीने मुझे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो इस तरह की इनकम जो कि एक्सपेक्टेशन है, आने वाली है,
उसके अकॉर्डिंग आप अपना बाइंग बिहेवियर भी चेंज कर लेते हो, यानी कि उसके अकॉर्डिंग आप ये सोच लेते हो कि मुझे ये बड़ी चीज़ भी खरीदनी है। कंज्यूमर लिक्विड एसेट, कंज्यूमर के पास कितनी लिक्विड एसेट है, यानी कि कैश मनी। कैश मनी का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मान लेते हैं कि आपके पास 5 करोड़ की ज़मीन है, आप उसको इमीडिएटली सेल करके तो कोई चीज़ नहीं खरीद सकते, आप तब खरीदोगे जब आपके हाथ में कैश मनी कितनी है, आप उसी के अकॉर्डिंग ही चीज़ को परचेज बाय और सेल करते हो। तो लिक्विड एसेट का भी कंज्यूमर बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है। देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, यदि हाई है तो आपको हमेशा हर चीज़ हाई रेट वाली, हाई स्टेटस वाली गुड्स खरीदने की हैबिट होगी। यदि लोअर है तो उसके अकॉर्डिंग आप बिना ब्रांड की भी चीज़ खरीद लेते हो। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में क्या है, यदि गवर्नमेंट किसी टैक्स को बढ़ा देती है किसी गुड्स से रिलेटेड, जैसे आजकल जो टैक्स लगे हुए हैं, आपको पता है जीएसटी है 34% लग रही है, 70% गवर्नमेंट की पॉकेट में जाता है और 70% जो है 17% सेलर की पॉकेट में जाता है। तो ये क्या है, यदि गवर्नमेंट ये टैक्स को कम कर दे या ज़्यादा कर दे, उसका इफेक्ट भी उसकी बाइंग बिहेवियर पर पड़ेगा। यदि हम ऐसी गुड्स खरीदते हैं जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता, तो हम उसको 10 बार खरीद लेते हैं। यदि उसके ऊपर टैक्स ही लग रहा है, 40% टैक्स लग रहा है, तो हम उसको कम मात्रा में खरीदेंगे। देन इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है, यदि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि इनकम की जो कंडीशंस हैं, जैसे कोरोना है, इन दिनों में इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो जाती है क्योंकि लोगों के बिजनेस ठप हो जाते हैं, उनकी जो इनकम है वो कम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी इनकम ज़्यादा आ रही है, इस मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस आपकी अच्छी है, तो अच्छी है तो पैसों से ही गुड्स खरीदी जाती हैं। तो ये कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर पे इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट आता है सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, जिसमें आती है आपकी फैमिली। फैमिली के अंदर जितने मेंबर्स हैं, ठीक है, फैमिली के अंदर आपके 5 मेंबर्स हैं, उसमें से कौन सा ऐसा मेंबर है जो कि गुड्स को खरीदने का फर्स्ट डिसीजन लेता है, इनिशिएट करता है कि उसे उसकी बात ही मानी जाती है कि गुड्स खरीदी जाएगी या नहीं खरीदी जाएगी। और कौन डिसाइडर है, कौन गुड्स को खरीदना एक्चुअल में खरीदता है, कौन उसकी रिक्वायरमेंट करता है, क्योंकि सारे मेंबर्स होते हैं। मान लेते हैं कि आपकी 2 सिस्टर्स हैं, तो एक बड़ी सिस्टर है, उसी का ही डिसीजन चलता है। यदि वो आपके साथ जा रही है, उसको गुड्स पसंद है, तो इसका मतलब गुड्स 100% खरीदी जाएगी। यदि आपकी बात नहीं मानी जाती, आप बाइंग करने जाते हो कोई गुड्स को, तो हो सकता है कि आप गुड्स खरीदो या ना खरीदो। तो ये फैमिली में अपना एक ग्रुप का इन्वायरमेंट होता है कि कौन जो है इनिशिएटर लेता है, कौन डिसाइड करता है, तो इसका भी बाइंग कंज्यूमर बिहेवियर पर इफेक्ट पड़ता है, बाइंग हैबिट पे इफेक्ट पड़ता है। देन है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप का मतलब है हम फैमिली में रहते हैं, फैमिली के अलावा भी हमारे बाहर ग्रुप होते हैं, जिसको हम फ्रेंड सर्कल ग्रुप बोलते हैं, सोशल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। उसी ग्रुप में भी उस ग्रुप में जिस ग्रुप में रहते हैं, उस ग्रुप में रहने वाले लोगों का रवैया क्या है, उनकी बाइंग हैबिट्स क्या है। यदि उनका वो स्टेटस अच्छा स्टेटस रखते हैं, तो नेचुरल है कि आप भी उस ग्रुप में रह रहे हो, तो आप भी क्या है अपना एक स्टेटस मेंटेन करके रखोगे, उसके हिसाब से आप हाई लेवल की गुड्स को परचेज करोगे। या जैसा रेफरेंस ग्रुप का हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि आपके जो रेफरेंस है, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, वो आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, तो आप उसकी बातों में, क्योंकि वो उन्होंने यूज़ करके देखा है, तो आपके उसके रेफरेंस से तो आप क्या करोगे, उस गुड्स को आप भी परचेज करोगे। तो ये रेफरेंस ग्रुप का भी इफेक्ट पड़ता है। ओपिनियन लीडर, ओपिनियन लीडर होता है ऐसा लीडर या एक कह सकते हैं ही इज इनोवेटर इन अ ग्रुप, जो फर्स्ट टाइम गुड्स के आइडिया को बताता है
कि ये मार्केट में नया गुड्स आई है, ये नया प्रोडक्ट आया है, और बाकी जो फ्लोर्स होते हैं उसे फॉलो करते हैं। ओपिनियन लीडर में मोस्ट ओवर माने जाते हैं फिल्म एक्टर्स, क्रिकेटर्स, नेशनल प्लेयर, या कोई रिलीजियस पर्सनैलिटी है, सोशल वर्कर है। इन सबको ये लोग एक ओपिनियन लीडर का रोल अपनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, जैसे आप ऐड देखते हो टीवी में, उसमें किसी क्रिकेटर की के द्वारा या कोई फिल्म की कोई एक्ट्रेस है, ठीक है, उसके द्वारा कोई ऐड आती है, तो आप जैसे आपको कोई हीरो जो बहुत ज़्यादा पसंद है, यदि वो किसी भी प्रोडक्ट की ऐड करता है तो आप उसके फ़ैन हैं, तो नेचुरल है कि आपको लगेगा कि मैं जिसकी फ़ैन हूँ वो प्रोडक्ट यूज़ कर रही है या फिर वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो नेचुरल है अच्छा ही होगा, तो आप उसको ज़रूर परचेज करते हो, ठीक है। उसे हम बोलते हैं एम्बेसडर, यानी कि एम्बेसडर हम इस वर्ड यूज़ किया जाता है मार्केटिंग लेवल पे। एम्बेसडर द्वारा ऐड करने पर भी उनके जो फैन हैं, उनके जो पसंदीदा लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं, तो उस पर भी उनकी बाइंग हैबिट का लोगों की बाइंग हैबिट पर इफेक्ट पड़ता है। देन है सोशल क्लास। सोशल क्लास कैसी है? सोशल क्लास मीन आपकी कास्ट कैसी है, आप किस क्लास से बिलोंग करते हो, हाई लेवल से, मीडियम लेवल से या लॉन्ग लेवल पे। रिच क्लास है आपकी, मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है, या फिर इंडिया के अंदर जैसे क्लास को डिफाइन किया गया 4 टाइप में, ब्राह्मण लोग हैं, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंगली चाहे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में हमारे सभी लोग इक्वल हैं, ऑल कास्ट आर इक्वल, मगर हम जब मार्केटिंग के पॉइंट व्यू से बात करते हैं तो सभी लोगों की बाइंग हैबिट, बाइंग बिहेवियर, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग उनकी क्लास और कास्ट पे डिपेंड करती है। क्योंकि हाई क्लास वाले लोग हाई प्राइस वाली अच्छी क्वालिटी की गुड्स को खरीदना ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, और लो क्लास वाले जो है वो सस्ती गुड्स को ही खरीदना पसंद करेंगे। तो सोशल क्लास का भी इस तरह कंज्यूमर बिहेवियर पर इफेक्ट पड़ता है। देन आती है कल्चर। आपका कल्चर क्या है, आप किस कल्चर में रह रहे हो। जैसे नॉर्थ में रहते हैं अलग कल्चर है, साउथ में रह रहे हैं तो अलग कल्चर है। तो एक कल्चर क्या है, आपका कल्चर ऐसा चीज़ है जो कि लॉन्ग पीरियड तक चलता ही आ रहा है। कल्चर बनता ही तभी है जब आप एक लॉन्ग पीरियड तक किसी ट्रेंड को अडॉप्ट कर रहे हैं। ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता है, तो इसी कल्चर को हम अडॉप्ट करते हैं। तो जैसे दिवाली है, दिवाली का कल्चर है, हमारे होता है कि दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, तो दिवाली पे हम सारे घर की पुरानी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, नए लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आपकी बाइंग जो पावर है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो क्योंकि हमारा कल्चर है, हमें इन दिनों में नई गुड्स खरीदने का शौक होता है, नए नए कपड़े डालते हैं, घर को सजाते हैं। तो ये क्या है, एक कल्चर है। कल्चर का भी आपकी बाइंग बिहेवियर पर इफेक्ट पड़ता है। देन बात करेंगे हम साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट की। साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट कौन कौन से होते हैं, इसमें आता है मोटिवेशनल। मोटिवेशन में आएंगे आगे आपके साइकोलॉजिकल सेफ्टी, सोशल नीड, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मोटिवेशन एक इनर ड्राइव दैट रिफ्लेक्ट अ गोल डायरेक्टेड यदि कंज्यूमर बिहेवियर के कंटेक्स्ट में हम बात करें, हमें कोई मोटिवेट करता है तो हमारे अंदर क्या है, उस चीज़ को खरीदने की भावना आ जाती है। हम अब उसी के हिसाब से गुड्स को खरीदना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इन्होंने अकॉर्डिंग टू इब्राहिम मास्लो ने बताया भी है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है उसका मोटिवेशन के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज लिंक है। लोगों के अंदर कोई ना कोई लोगों की नीड होती है, वही नीड धीरे धीरे क्या बन जाती है, उसकी
उसी का मोटिवेशन बन जाती है, क्योंकि वो नीड को पूरा करना चाहता है और नीड को पूरा करने के लिए वो एफर्ट्स करता है। और जब तक उसकी नीड पूरी नहीं होती तो उसके माइंड में टेंशन क्रिएट होती है। टेंशन तभी रिलीज होगी जब उसकी वो नीड पूरी होगी, वो जब वो प्रॉपर सेटिस्फाई होगा। मगर अब्राहम मास्लो ये भी कहता है कि एक नीड जो होती है वो कभी भी कंप्लीट होने से वो कभी फुली सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि एक नीड पूरी होती है तो उसकी दूसरी नीड अराइज हो जाती है, तो उसको पूरा करता है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी को पूरा करता है तो थर्ड स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें साइकोलॉजिकल नीड में हम बात करते हैं बेसिक ह्यूमन नीड्स विच आर द एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, जो कि एक मनुष्य को जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है, जिसमें हम बात करते हैं फूड की, क्लॉथ की, वाटर, एयर एंड स्लीप की। जैसे वो पूरी होती है तो सेफ्टी नीड स्टार्ट हो जाती है। सेफ्टी हर कोई पर्सन चाहता है कि मेरी जॉब सिक्योर हो, मैं सेफ हूँ, मेरी प्रॉपर्टी सिक्योर हो, जिसकी वजह से वो इंश्योरेंस की पॉलिसी लेता है, अपनी सिक्योरिटी की सर्विस चाहता है। तो ऐसे में यदि उसकी सेफ्टी नीड कंप्लीट होती है तो सोशल नीड शुरू हो जाती है। जिस सोसाइटी में वो रहता है वो चाहता है कि उस सोसाइटी में उसके फ्रेंड सर्कल हो, उसका नाम हो, सभी लोग उसको जाने, उसकी प्रेज करें। वो नीड पूरी होती है तो एस्टीम नीड शुरू हो जाती है। एस्टीम नीड में होता है उसका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी एक प्रेस्टीज, और जिससे वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसकी ये नीड भी पूरी हो। तो सेल्फ एस्टीम इसके लिए वो क्या कहता है, उसका एक स्टेटस मेंटेन हो। ये कह सकते हैं कि एस्टीम नीड क्या है, उसका स्टेटस बनाना, अपना एक सोसाइटी में वो स्टेटस क्रिएट करना चाहता है। तो एक स्टेटस तब बनता है जब वो हर हाई सोसाइटी की चीज़ों, हाई सोसाइटी के लोगों के साथ रहे, डायमंड की चीज़ खरीदना, आईफोन खरीदना, एसी खरीदना, सारी लग्जरी चीज़ को खरीदता है और उससे उसकी नीड ये पूरी हो जाती है। और लास्ट में जो हाई लेवल की नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में नीड होती है कि जब ये ऊपर की चारों नीड पूरी हो जाती है तो उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का में क्या आता है, वो मैक्सिमम वो किसी ना किसी टॉप पर पहुंचना चाहता है। वो टॉप का मतलब है कि हाई लेवल पे पहुंचना। हाई लेवल ये तभी पहुंच पाएगा जब उसके अंदर खुद के 100% वो एफर्ट्स करेगा। यानी कि एक प्लेयर है, वो एक चाहता है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे अपना एक टारगेट एम करूं, सभी लोग मुझे जाने, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो 100% से भी ज़्यादा वो अपने एफर्ट्स करता है। तो ये नीड्स जो होती हैं क्या हैं, ये उसके बिहेवियर पे इफेक्ट डालती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे परसेप्शन की। परसेप्शन क्या हैं? परसेप्शन हम पहले भी ओबी में पढ़ चुके हैं। परसेप्शन इज अ साइकोलॉजिकल वेरिएबल इन्वॉल्व इन द परचेज डिसीजन प्रोसेस पे डिपेंड करता है एंड इज आल्सो नोन टू द इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बिहेवियर। इससे कंज्यूमर बिहेवियर पर भी इफेक्ट डलता है। परसेप्शन होता है आप किसी चीज़ को किस तरह देखते हो, आपका नज़रिया क्या है। जैसे प्रोडक्ट परसेप्शन है, प्रोडक्ट के प्रति हमारी परसेप्शन क्या मानी जाती है कि फूड आइटम मस्ट बी फ्रेश। ठीक है, जो खाने वाली चीज़ें हैं हमेशा फ्रेश ही अच्छी होती हैं। हम कभी भी स्टोर वाला फ्रूट खाना पसंद नहीं करते। ये हमारी क्या है, प्रोडक्ट के प्रति हमारी परसेप्शन है। हम चाहते हैं कि फ्रेश फ्रूट मिले। देन प्राइस परसेप्शन, प्राइस में हम चाहते हैं कि लो प्राइस पे अच्छी क्वालिटी, लो प्राइस की जो गुड्स होती है वो लो क्वालिटी की ही होती है।
थोड़ी सी महंगी लेंगे तो वो अच्छी क्वालिटी की गुड्स मानी जाएंगी। तो ये क्या है, प्राइस के प्रति परसेप्शन, ब्रांड परसेप्शन। जो हम ये मानते हैं कि LG कंपनी हमेशा ही अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, उस ब्रांड के प्रति लोगों की ये परसेप्शन बन चुकी है। स्टोर परसेप्शन, यानी कि जो ये फैमिली मार्ट होते हैं, ये बड़े बड़े स्टोर्स हैं, बड़े बड़े सिटी के अंदर हैं, तो उन पर्टिकुलर जो स्टोर जो सारी फैसिलिटी लोगों को बहुत अच्छी देते हैं, तो उस स्टोर के प्रति लोगों की परसेप्शन भी अच्छी बन जाती है। देन रिस्क परसेप्शन। रिस्क परसेप्शन का मतलब है कि हम चाहते हैं कि यदि हम आई वॉच खरीदेंगे तो उसमें किसी भी तरह की रिस्क नहीं है, क्योंकि वो एक चाइनी आइटम की तरह दूसरे दिन खराब हो जाए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिस्क क्या है, कम है। उन्हें पता है कि अच्छा ब्रांड का प्रोडक्ट है और इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो 100% अच्छा ही होगा। तो ये होगी आपकी रिस्क परसेप्शन। उसके बाद हम बात करते हैं इमेज की। इमेज क्या होता है, आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रति किसी भी पर्सन के अंदर उसकी फीलिंग, उसके प्रति उसकी फीलिंग क्या है, आपके दिमाग में उस प्रोडक्ट के प्रति फीलिंग का होना इमेज कहलाता है। जैसे सेल्फ इमेज, प्रोडक्ट इमेज, ब्रांड इमेज। सेल्फ इमेज एक जनरल सा एग्जांपल होता है कि हमेशा ही जो स्कूल टीचर है और कॉलेज टीचर है, दोनों की अपनी सेल्फ इमेज में क्या फ़र्क होता है। कॉलेज टीचर हमेशा कहेगा कि मैं स्कूल टीचर से थोड़ा सा सुपीरियर हूँ। आप जैसे स्टूडेंट हो, हमेशा मेडिकल वाले स्टूडेंट आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में वो अपने आप को क्या मानेंगे, सुपीरियर मानेंगे। अपने माइंड में उनकी ये इमेज है। देन प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेज में यानी कि आप ये चाहते हो कि मैं हमेशा ही डव का शैम्पू यूज़ करती हूँ, मेरे माइंड में उसके प्रति इमेज बहुत ही अच्छी है, उससे बढ़िया कोई भी शैम्पू नहीं है। ये प्रोडक्ट के प्रति मेरी इमेज है। ब्रांड इमेज, सेम जस्ट लाइक प्रोडक्ट लाइक ब्रांड। किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को आप कंटिन्यू खरीद रहे हो, आपको लगता है कि इससे बढ़िया कोई ब्रांड नहीं है, आप दूसरे ब्रांड के फीचर को भी इग्नोर करते हैं, चाहे वो आपके जो डेली यूज़ करने वाले ब्रांड से भी क्यों ना वो अच्छा हो। तो ये क्या है, ब्रांड इमेज, यानी कि किसी चीज़ के पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रति, किसी पर्टिकुलर थिंग्स के प्रति, पर्टिकुलर पर्सन के प्रति आपकी फीलिंग इमेज कहलाती है। ये भी उसके बाइंग बिहेवियर पे इफेक्ट डालता है। देन आता है लर्निंग। लर्निंग हम ये भी ओबी का ही पार्ट है, हम कर चुके हैं। लर्निंग मीन एनी चेंज इन बिहेवियर विच कम एज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। जब हमें बहुत चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है और एक्सपीरियंस के दौरान हमारे बिहेवियर में वो चेंजिंग आ जाती है, तो तब वो लर्निंग कहलाती है। इसमें लर्निंग प्रोसेस के कुछ स्टेप दे रखे हैं, ड्राइव, क्यू एंड रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल दे रही हूँ। ड्राइव क्या होती है, किसी चीज़ के प्रति आपको अंदर से ड्राइव होना, इच्छा जागना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आप गाड़ी पे जा रहे हो, ठीक है, आपकी CNG वाली गाड़ी है, तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो अब क्या है, आपकी गाड़ी को ड्राइव हुई, क्या ड्राइव क्या है, उसको पेट्रोल की प्यास लगी है, उसे पेट्रोल चाहिए, तभी वो आगे चलेगी। दैट इज़ द ड्राइव। देन क्यू। क्यू का मतलब है अब पेट्रोल को फाइंड आउट करना है, CNG फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पे मिलेगी। हम जा रहे हैं, बिल्कुल कम रहेगी ये CNG, तो हम थोड़ा सा लोगों से पूछेंगे, आते जाते हम पेट्रोल पंप को देखने की कोशिश करेंगे किस पे CNG लिखी हुई है, कौन CNG प्रोवाइड करता है। हम नेट पे भी सर्च करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब वो क्यू है, हमने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की, चाहे वो हमने मोबाइल के थ्रू की, चाहे लोगों के प्रति थ्रू की, या किसी सड़क पे चलते हुए बैनर के थ्रू की। दैट इज़ द क्यू। देन रिस्पॉन्स। हम उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचते हैं, हमें वहाँ से प्रॉपर सर्विस मिलती है, यानी कि हमें वो CNG मिल जाती है, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो दैट इज़ द रिस्पॉन्स। तो ये सब चीज़ें क्या हैं,
अब रिस्पॉन्स में ये भी माना जाता है लर्निंग कहाँ रही। लर्निंग का मतलब है अब हमें वहाँ पे वो चीज़ ईजिली अवेलेबल है, हमें आसानी से मिल गई और उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है, यानी कि वो अच्छी कम सही रेट में अच्छी चीज़ में हमें वो CNG प्रोवाइड करते हैं और ईजिली जल्दी टाइमली हमें वो चीज़ मिल जाती है। अदरवाइज CNG लेने के लिए लाइनों में घंटा घंटा भी दूसरे पेट्रोल पंप पे लग सकता है। तो हमें वो चीज़ अच्छी लगी, हम उनकी सर्विस के प्रति फुली सेटिस्फाई हुए। हम क्या करेंगे, बार बार उन्हीं के ही पेट्रोल पंप पे जाएंगे अपनी CNG को डलवाने के लिए। तो बार बार एक ही जगह पे जाएंगे तो वो क्या कहलाएगी, लर्निंग। क्योंकि जो चीज़ हम बार बार रिपीट होती है जिससे हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाता है। बिहेवियर में क्या चेंज हुआ, हम उसके बाद दूसरे पेट्रोल पंप पे नहीं गए, चाहे हो सकता है उसको देखा देखी दूसरे पेट्रोल पंप ने भी अच्छी सर्विस देनी शुरू क्यों ना कर दी हो, मगर हमारा क्या है, हमें लर्न हो चुका है कि हमें सिर्फ यहीं से ही लेनी है। दैट इज द रिस्पॉन्स। उसके बाद एटीट्यूड होता है आपका एटीट्यूड, आपका रवैया दूसरों को देखने का, जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड उस प्रोडक्ट के प्रति पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप उसको लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं। उसके बाद है बिलीफ होता है जस्ट लाइक एज एटीट्यूड की तरह ही है। फॉर एग्जाम्पल बिलीफ में आएगा, बिलीफ होता है जो कि आपने काफ़ी किसी चीज़ एक्सपीरियंस के दौरान या लर्निंग के दौरान इसके बेस पे आप किसी चीज़ के प्रति आपका एक विश्वास बन जाता है। जब आप किसी चीज़ को बार बार यूज़ कर रहे हैं, आपको उसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आता है, आपका उसके प्रति जो एक बिलीफ बन जाता है, विश्वास बन जाता है एक ब्रांड के प्रति कि वो ब्रांड हमेशा ही अच्छा निकलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मारुति कार है, आम लोगों को पता है कि ये लेस कॉस्टली है, इसमें फ्यूल बहुत ही कम लगता है, इसके अंदर पावरफुल बैटरी है, ये एक जापानीज़ की टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। तो लोगों को उसके प्रति क्या हो गया, इस ब्रांड के प्रति बिलीफ बन गया, विश्वास बन गया है। दैट इज कॉल्ड बिलीफ। उसके बाद आपका आता है, बिलीफ के बाद आती है आपकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी में आएगा आपका पर्सनैलिटी रेफर की जाती है टू द यूनिक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश अ पर्सन और ग्रुप। एक पर्सन की एक ऐसी साइकोलॉजिकल फीचर, एक यूनिक फीचर जो कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करती है। हर एक पर्सन के अंदर अपने अपने ट्रेट होते हैं, अपने अपने उनके अंदर गुण होते हैं। उन गुणों में से कुछ एक ऐसा यूनिक गुण होता है जिसकी वजह से उस पर्सन की दूसरे अलग से पहचान बन जाती है। हो सकता है कि किसी के अंदर स्पीक क्वालिटी बहुत अच्छी हो, वो स्पीच बहुत अच्छी दे सकता है, बाकी रंग काट में वो सुंदर ना ही हो, मगर उसकी यही जो उसकी क्वालिटी है उसकी पर्सनैलिटी को निखार देती है, उसकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा देती है। उसके बाद आता है आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल आपका कैसा है, अच्छा है, यानी कि लाइफस्टाइल भी क्या डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके बाइंग बिहेवियर पे। इट हैज़ ऑब्जर्व कि जो कंज्यूमर है कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर से, सब कल्चर से, सोशल क्लास से, ऑक्यूपेशन से आता है, ठीक है, जिसकी वजह से सब पर्सन का अपना अपना लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल ऑफ ए पर्सन क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी एक्टिविटीज, उसका इंटरेस्ट, उसका ओपिनियन, उसका डेमोग्राफिक, ये सब चीज़ें जो है उसके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें चेंज होती हैं, जिसकी वजह से ये उसके कंज्यूमर के बिहेवियर पे इफ़ेक्ट डालती हैं। इसी के साथ ही हम अपना ये पार्ट फिनिश करते हैं। थैंक यू। ये हम सब पढ़ कर चुके हैं पहले ही, ए पर्सन, डिटर्मिनेट में एज, एजुकेशन, ये स्टार्टिंग में हम कर चुके हैं। हम बात लाइन लैंड में यही कहना चाहेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर
पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट डालते हैं, तो उन्हीं फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए ताकि जो है उसी के अकॉर्डिंग मार्केटर एक अपनी स्ट्रेटजी